अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डीसी मोटर। तो डीसी मोटर की वर्किंग को भी देखेंगे, स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट छोटे-छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस भी मौजूद हैं, एमसीक्यू मौजूद हैं और ये खुद भी एक लॉन्ग बनता है, एक अच्छा सा लॉन्ग। तो इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर आप और भी किसी टॉपिक पे वीडियो लेना चाह रहे हैं, उसका लेक्चर सुनना चाह रहे हैं तो यूट्यूब के सर्च बार पर अपने टॉपिक का नाम, चैनल का नाम लिख के सर्च करें, इंशाल्लाह आपको हमारी वो वीडियोज़ मिल जाएँगी। इसके अलावा चैनल को भी अच्छे से विजिट कर लें, आपको हर चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। डीसी मोटर। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपने डेली लाइफ में डीसी मोटर को कहाँ देखा होगा। ये तकरीबन हर जगह पर ही अवेलेबल होती है। कोई भी चीज़ अगर रोटेट कर रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटर ही मौजूद है। चाहे आपके वो फ़ैन है, चाहे वॉशिंग मशीन है, चाहे बच्चों के खेलने वाली कार है, तो उनके अंदर भी मोटर ही यूज़ होती है मोस्टली। तो ये एक सिंपल सी डीसी मोटर है जिसका स्ट्रक्चर आपके सामने शो करवाते हैं हम। आप देख सकते हैं कि इसको एक सेल के साथ हमने अटैच किया हुआ है और बाहर से ये मेटल की बॉडी है। अब ये अंदर से कैसे वर्क करती है इसको ओपन करके देखते हैं। तो जैसे इसे ओपन करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर एक कॉइल है जो दरमियान में रोटेट कर रही होती है और इसके साइडों पे ये जो हैं ये मैग्नेट्स मौजूद हैं। ये इसके क्या हैं, ये मैग्नेट्स हैं और दरमियान में क्या मौजूद है, कॉइल मौजूद है जो कि रोटेट करती है। अब इस वीडियो में हमने यही सीखना है कि आखिर इसकी वर्किंग कैसे है, ये कैसे काम करती है, ये कैसे वर्क कर रही है। तो सब कुछ इंशाल्लाह इस वीडियो में देखेंगे कि डीसी मोटर काम कैसे करती है। लेकिन एक चीज़ सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं वो क्या होगी। आपको पता है डीसी मोटर को हम करंट प्रोवाइड करते हैं और उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है कि हमारी मोटर रोटेट करती है, घूमती है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि हम अपनी मोटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके रिटर्न में हमारी मोटर घूम रही है। तो घूमने वाली या मोशन करने वाली जो एनर्जी है उसे मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। आप काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल की ही एक टाइप है। तो सिंपल फॉर्म में कि डीसी मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन भी है। अक्सर ये बोर्ड में पूछी जाती है कि व्हाट इज डीसी मोटर, तो उसके अंदर आप यही डेफिनेशन लिख कर आएंगे। विच इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। मैंने ये बात पहले भी की है कि आप इस काइनेटिक एनर्जी की जगह पर मैकेनिकल का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी में भी ये कन्वर्ट होती है, एक ही बात है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी की ही टाइप है, तो काइनेटिक की जगह मैकेनिकल का वर्ड भी सम टाइम यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर कि आखिर इसकी वर्किंग कैसे है, ये अंदर से कैसी बनी हुई है और ये काम कैसे कर रही है। तो एक सिंपल सी डीसी मोटर का स्ट्रक्चर आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक कॉइल मौजूद है, साइडों पर मैग्नेट्स मौजूद हैं। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मैग्नेट्स। अब ये आर्मेचर क्या है, ये जो आप दरमियान में कॉइल देख रहे हैं ना, ये एक सिंगल कॉइल है। ठीक है, लेकिन आम मोटर जो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर सिंगल कॉइल नहीं होती, बहुत ज़्यादा कॉइल्स होती हैं। तो वो जब काफ़ी नंबर ऑफ कॉइल्स आपस में ज्वाइन की जाती हैं तो उसको क्या कहा जाता है, आर्मेचर कहा जाता है। तो अभी के लिए मैं कहूँगा कि यही हमारी क्या है, हमारी आर्मेचर है। आप देख सकते हैं कि मेरी ये जो रेक्टेंगल शेप में कॉइल है ये एक रिंग के अंदर से गुजरी है। ये जो दो रिंग है जो कि आपस में बिल्कुल भी अटैच नहीं है, दरमियान में खाली जगह मौजूद है। इन रिंग्स को कहा जाता है स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग कहा जाता है इन्हें। और एक बात आप याद रखिएगा कि इन्हीं स्प्लिट रिंग को हम कम्यूटेटर भी कहते हैं। यही हमारे क्या है, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर बेसिकली ऐसी चीज को कहते हैं जो करंट बदल देती है। तो ये करंट बदलने का ही काम करती है। अब कैसे बदलती है ये जब हम आगे इसकी वर्किंग को समझेंगे तो तब आपको क्लियर होगा। अब आ जाता है करंट मिलता कैसे है। बेसिकली हमने अपनी इस डीसी मोटर को इन कार्बन ब्रशेस की मदद से किसी ना किसी बैटरी के साथ जोड़ा होता है। तो ये जो कार्बन ब्रशेस है इनको सिंपल ब्रशेस के नाम से भी बोला जाता है या कार्बन ब्रशेस इनका पूरा नाम भी लिया जाता है। इसके स्ट्रक्चर को 3D में दिखाने के लिए आप इस वीडियो को ज़रा गौर से देखें तो ताकि आपको इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे से क्लियरली वाज़ेह हो जाए।
जी, आप देख सकते हैं कि ये कॉइल है, साइडों पे मैग्नेट्स मौजूद है। किस तरीके से इनके अरेंजमेंट है, इनके अंदर ये स्प्लिट रिंग मौजूद है, साथ में कार्बन ब्रशेस भी आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे होंगे। तो इस तरीके से दिखाने का ये मकसद है कि आपको इसके स्ट्रक्चर की जो अरेंजमेंट है ना, वो हर एंगल से अच्छे से समझ आ जाए कि ये एक्चुअली में ये बना कैसे हुआ है। जब अरेंजमेंट समझ आती है तो फिर वर्किंग समझ जल्दी आ जाती है, उसको समझाना भी हमारे लिए आसान होता है। तो ये बात होगी स्ट्रक्चर की। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर कि ये वर्क कैसे करती है। वर्किंग के ऊपर आते हैं तो सबसे पहले मैं अपनी एक डीसी मोटर को देख लेता हूँ। ये मेरी डीसी मोटर है, इसको बैटरी के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है इस तरीके से ना। अब ये है कि मैं बार बार इस बैटरी को ड्रा नहीं करूंगा, लेकिन आप ये अज्यूम कर लीजिएगा कि इसको मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है और इसके एक टर्मिनल पर मैं पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव करंट को शो करवाने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव लिख देता हूँ। इस टर्मिनल के ऊपर मैं पॉजिटिव लिख देता हूँ और ये टर्मिनल मेरा नेगेटिव है, इसके नीचे लिख देते हैं। ये टर्मिनल हमारा पॉजिटिव है और ये टर्मिनल हमारा नेगेटिव है। इसका क्या मतलब हुआ कि इस टर्मिनल से करंट आगे जा रहा होगा और यहाँ से करंट वापस आ रहा होगा। इस कॉइल के जो चारों साइड हैं इनको कोई ना कोई नाम दे देते हैं। मैं इसको यहाँ पे नाम दे देता हूँ P, इस साइड का नाम Q, इस कोने का नाम S और इसका नाम R रख देते हैं। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं, बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो नाम आप यहाँ पे देखें आपने उन्हीं नामों को रिपीट करके अपनी बात को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जो डायग्राम में नाम होंगे। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जो हम पीछे वाली क्लासेस में कवर कर चुके हैं कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट गुजरता है और वो कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद हो तो उसके ऊपर लगती है फोर्स, और वह फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी ये हमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताता है। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये कॉइल है, इसमें से करंट भी गुजर है और इसके साइडों पे मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ है। तो यकीनन इस कॉइल के ऊपर भी एक फोर्स तो लग रही है। अब वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगी वो कैसे पता चलेगा, आप यहाँ पे लगाएं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जब लगाते हैं तो ये बात समझ आती है कि करंट की डायरेक्शन में आपने अपनी मिडिल फिंगर रखनी होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपने अपनी फोर फिंगर रखनी होती है। तो ये जो थंब होता है वो आपको बताता है फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। तो थंब की डायरेक्शन मेरी आ रही है स्ट्रेट ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस साइड पे जो फोर्स लगेगी वो मेरी अपर डायरेक्शन में लगेगी। सेम इसी तरीके से आप अपना फ्लेमिंग का जो रूल है वो अपनी दूसरी साइड पर भी लगा कर देखें। ये जो साइड है आपके पास R और S, इस साइड के ऊपर भी लगा कर देखें कि यहाँ पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। तो अगेन आपकी जो मिडिल फिंगर है अब आपने उससे रखना है अपनी करंट के डायरेक्शन में जो कि उस तरफ है। तो करंट के डायरेक्शन में होगी मिडिल फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखते हैं फोर फिंगर। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ ही है तो नॉर्थ से साउथ की तरफ आपकी होगी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये नॉर्थ से साउथ आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई। और अब आपका जो थंब है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि अब फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। तो यहाँ से ये बात समझ आ गई कि ये जो साइड है मेरे पास R और S, इस वाली साइड के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। तो इस पूरी साइड पे जो फोर्स लगनी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगनी है और इस पूरी साइड पे जो PQ वाली साइड है इस पे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगनी है। और ऐसा ही होगा कि मेरी कॉइल अब टर्न होगी और टर्न होकर कुछ इस पोजीशन में आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि इस कॉइल को ऊपर जाना था, इस वाली को ऊपर की तरफ रोटेट करना था और इस वाली कॉइल को नीचे की तरफ रोटेट करना था क्योंकि इसमें फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे ही हुआ। तो ये जो मेरे पास PQ वाली साइड है या आप कलर के हिसाब से देख लें, ये जो ग्रीन कलर की जो मेरी साइड है ये ऊपर आ गई है और ये जो येलो कलर की साइड है ये नीचे की डायरेक्शन में चले गई है। क्लियर। तो मतलब क्या हुआ कि मेरी कॉइल रोटेट होकर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ चुकी है। लेकिन इसके साथ ही एक और चीज पर आपने गौर करना है कि जैसे ही मेरी कॉइल ने रोटेट किया, कॉइल के साथ ये जो स्प्लिट रिंग मौजूद थे, ये वाले जो स्प्लिट रिंग मौजूद थे इन्होंने भी रोटेट किया। ये जो ग्रीन वाला स्प्लिट रिंग है पहले ये इस डायरेक्शन में था, लेकिन अब देखें वो न्यू डायरेक्शन में आ चुका है इधर,
और येलो वाला मेरा इस डायरेक्शन में था, वो नीचे की तरफ मूव कर चुका। क्लियर। अब यहाँ पर क्या होगा कि मेरी कॉइल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो नहीं रहेगी, इनर्शिया की वजह से थोड़ा सा रोटेट करेगी आगे की तरफ और रोटेट करके कुछ इस पोजीशन में आ जाएगी। तो बिल्कुल दरमियान में खड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि जब कॉइल रोटेट करेगी थोड़ा सा इनर्शिया तो आएगा उसमें, इनर्शिया की वजह से वो इधर रहेगी नहीं, थोड़ा सा आगे की तरफ रोटेट करेगी। तो जैसे ही मेरी कॉइल थोड़ा सा आगे रोटेट करेगी, फिर अगेन से एक काम होगा कि इसके ऊपर फिर फोर्स लगना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि पहले फोर्स क्यों नहीं लगी, तो यहाँ पे फोर्स क्यों नहीं लगी कॉइल के ऊपर। तो देखते हैं जी, यहाँ पे फोर्स लग रही थी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फोर्स नहीं लग रही थी, फोर्स बिल्कुल लग रही थी। अगर आप यहाँ पर भी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना चाहे तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। करंट की डायरेक्शन ये है, कॉइल में आप देख सकते हैं कि इसमें करंट बाहर की तरफ था और येलो वाली जो साइड है उसमें अंदर की तरफ था। तो मैंने अगेन इसमें करंट की डायरेक्शन यही बनाई है और उसमें आउटवर्ड डायरेक्शन ही बनाई है। अब इस पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएं आप। आपने करंट के डायरेक्शन में अपनी रखनी है मिडिल फिंगर, मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन में रखनी है अपनी फोर फिंगर, और ये जो आपका थंब है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये आपको क्या बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो वो क्लियरली आ रही है कि फोर्स क्या लग रही है, ऊपर की तरफ लग रही है इसमें अभी भी। अब अपना ये फ्लेमिंग का रूल नीचे वाले कॉइल पे चेक करते हैं कि नीचे वाली कॉइल पे क्या से लग रहा है। तो अगेन करंट की डायरेक्शन में रखनी है मिडिल फिंगर, तो मिडिल फिंगर आ गई करंट की डायरेक्शन में। जो आपकी फोर फिंगर होगी इसे आपने रखना होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर फिंगर आ गई। अब थंब आ रहा है हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस वाली साइड पे जो फोर्स लग रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। अब आप देख सकते हैं कि एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, एक नीचे की तरफ लग रही है, तो कॉइल तो मेरी दरमियान में रहेगी, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, इधर ही स्टिल रहेगी, क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं। लेकिन ये है कि मेरी फोर्स थोड़ा सा आगे रोटेट करेगी, क्यों, अपने इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया भी तो है ना, वो भी क्या करेगा कि पहले घूम के आ रही थी कॉइल, तो आगे फौरन तो नहीं रुक जाएगी। यहाँ पर इनर्शिया कहता है कि अगर मूव कर रही है तो करती रहे, तो मेरी कॉइल हल्का सा आगे रोटेट कर जाएगी। जैसे ही हल्का सा रोटेट करेगी, फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। फोर्स यहाँ पे ऊपर लग रही है, ऊपर लगने की बजाय नीचे लगना शुरू हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होगा, ये अब हम समझते हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जैसे ही कॉइल मेरी थोड़ा सा आगे रोटेट करेगी, ये जो स्प्लिट रिंग है ये भी अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। तो ये जो ग्रीन वाला रिंग है अभी इस डायरेक्शन में इस ब्रश से करंट ले रहा था, अब वो क्या करेगा, साथ वाले ब्रश से करंट लेना शुरू कर देगा। देखते हैं आगे वाली पिक्चर में कि जैसे ही आगे रोटेट करता है तो क्या होता है। इसने आगे रोटेट किया तो ये जो मेरा ग्रीन वाला स्प्लिट रिंग है ये इस वाले टर्मिनल के साथ या इस वाले ब्रश के साथ अटैच हो गया। इस ब्रश पे पॉजिटिव करंट है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल अटैच है बैटरी का, तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं नेगेटिव लिख देता हूँ। आप देख सकते हैं पहले भी ऐसे ही था, यहाँ पे पॉजिटिव था और यहाँ पर नेगेटिव था। तो अगेन पहले जब मेरा ये ग्रीन वाला था ये नेगेटिव के साथ अटैच था, लेकिन अब ग्रीन वाला रिंग किसके साथ अटैच हो गया, इस पॉजिटिव के साथ अटैच हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो करंट मेरा ग्रीन वाली साइड से वापस आ रहा था, अब क्या होगा, करंट ग्रीन वाली साइड के अंदर जा रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट मूव करता है आगे की तरफ। तो इस कार्बन ब्रश से करंट आएगा ग्रीन रिंग के अंदर, यहाँ से करंट आगे मूव करता हुआ इसके अंदर से पास करेगा कुछ इस डायरेक्शन में। तो ये होगी मेरे करंट की डायरेक्शन। और नेगेटिव टर्मिनल से करंट वापस आ रहा होता है, तो मेरा नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे अटैच है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस कॉइल से करंट वापस आ रहा होगा। आप गौर करें जरा कि स्टार्टिंग में ग्रीन वाले जो साइड थी इसमें से करंट वापस आ रहा था, लेकिन अब क्या हुआ कि इस ग्रीन वाली साइड से करंट जा रहा है। तो स्प्लिट रिंग ने क्या काम किया कि करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। इन रिंग का काम ही ये है कि इन्होंने करंट के डायरेक्शन चेंज कर देनी है। अब डायरेक्शन चेंज करने का हमें फायदा क्या होता है, अब ये भी देख लेते हैं। इसके ऊपर फ्लेमिंग का रूल दोबारा से अप्लाई करके देखें। आपने अपनी मिडिल फिंगर को रखना है करंट की डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो जब आप इस पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो मतलब अब ये जो कॉइल थी मेरे पास, जो ग्रीन कलर की मेरे पास साइड है, इस पे फोर्स लग रही है मेरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
अब मैं देखता हूँ कि ये जो येलो कलर वाली मेरी रेक्टेंगल की साइड थी, इस पे फोर्स की डायरेक्शन में लगेगी। अगेन फ्लेमिंग का रूल ही लगाएंगे, वही रूल हमें बताता है डायरेक्शन। अच्छा, एक चीज की मिस्टेक होगी कि मैंने नेगेटिव टर्मिनल से करंट की डायरेक्शन गलत बना दी। करंट इस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव की तरफ करंट आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से अब मैं फ्लेमिंग का रूल लगाता हूँ। करंट के डायरेक्शन में आपने रखनी है अपनी मिडिल फिंगर, और आपने अपनी फोर फिंगरों को रखना होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब थंब आ रहा है मेरे अपवर्ड डायरेक्शन में, थंब की डायरेक्शन क्या आ रही है, ऊपर की तरफ। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस कॉइल के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो ऊपर की डायरेक्शन में लग रही है। तो समझे कि इस कॉइल को नीचे की तरफ अब खींचा जा रहा होगा और इस कॉइल को अब ऊपर की तरफ फोर्स लग रही होगी, जिस वजह से ये कॉइल मेरी रोटेट कर जाएगी, और रोटेट कर कर अगेन अपनी किस पोजीशन में आ जाएगी, इस वाली पोजीशन में आ जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। अब यहाँ पर जब आएगी तो फिर से वही रूल लगेगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, और उसके अकॉर्डिंगली इस कॉइल पर स्ट्रेट डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी और इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी, जिस वजह से मेरी ये कॉइल दोबारा से रोटेट करेगी और फिर से वही सर्कल स्टार्ट होगा जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसका नतीजा क्या होगा कि मेरी जो कॉइल है वो मुसलसल रोटेट करती रहेगी, करती ही रहेगी, और यही बेसिक प्रिंसिपल है आपकी डीसी मोटर का। उसके अंदर ऐसा ही काम हर वक्त हो रहा होता है। अब इसमें एक चीज आप एडिशन कर लें डीसी मोटर के अंदर, के बजाय इसके हम एक कॉइल ले, हम एक से ज्यादा कॉइल्स ले लेते हैं ताकि उन सब पे फोर्स लगती रहे और मेरी जो मोटर है वो स्मूथली रोटेट करती रहे। जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि हमने कैसे अपनी डीसी मोटर को मुसलसल रोटेट करवाने के लिए क्या किया, एक के बजाय दो कॉइल्स ले ली, बैटरी के साथ अटैच है, यहाँ तक कार्बन ब्रश से करंट जा रहे हैं। तो देख सकते हैं कि जैसे ही कॉइल रोटेट कर रही है उसके साथ साथ ही स्प्रेडिंग भी रोटेट कर रहे होंगे, और करंट की डायरेक्शन हर कॉइल में चेंज हो रही होगी, और उसके अकॉर्डिंगली फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज होगी, और मेरी जो मोटर है वो मुसलसल मुसलसल एक स्मूथ वे में रोटेट करती रहेगी। इस तरीके से आपकी डीसी मोटर्स काम करती है, इस तरीके से आपकी जो मोटर है वो स्मूथली वर्क करती है। अब इसमें से ना एक शॉर्ट आता है बोर्ड में अक्सर कि अगर आपको अपनी मोटर की स्पीड इंक्रीज करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं, और यही क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि अगर आपको अपनी इन कॉइल्स के ऊपर फोर्स ज्यादा लगवानी है तो वो कैसे किया जा सकता है। एक ही बात है, अगर फोर्स ज्यादा लग रही है तो डेफिनेटली इनकी स्पीड भी ज्यादा होगी। अब फोर्स को ज्यादा कैसे किया जाता है, बड़ी सादा सी बातें हैं कि आपने ये जो दो कॉइल्स ली हैं, आप दो की बजाय 200 कॉइल्स ले लें। जितनी ज्यादा कॉइल्स होंगी हर एक कॉइल पे फोर्स लगेगी, और अल्टीमेटली मेरी जो फोर्स है वो ज्यादा हो जाएगी। दूसरी चीज कि साइडों पे ये जो मैग्नेट्स मौजूद है, आप जरा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स यूज कर दें। हमने जो छोटी मोटर्स होती हैं उसके अंदर तो परमानेंट मैग्नेट रखे होते हैं, लेकिन जो बड़ी मोटर्स होती हैं जिनको ज्यादा पावर चाहिए होती है उसके अंदर हम परमानेंट मैग्नेट नहीं यूज यूज करते, बल्कि कॉइल्स यूज करते हैं, सोलेनोइड्स। आपको पता है जब सोलेनोइड से करंट गुजरता है तो वो भी एक मैग्नेट बन जाती है। तो साइडों पे हम रख देते हैं सोलेनोइड्स, ये भी एक कॉइल्स होते हैं, इनमें से भी करंट गुजारते हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती हैं, इसलिए इन कॉइल्स को कहा जाता है फील्ड कॉइल्स। अगर आपको अपनी मोटर की स्पीड अच्छी करनी है, तेज करनी है, तो आपको साइडों पे मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अप्लाई करना पड़ेगा। इन्हीं बातों को हमने लिख लिया। नंबर 1, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल, के कॉइल के नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करने से स्पीड ज्यादा हो जाती है। जैसे आपको कहा कि दो के बजाय 200 कॉइल्स ले लें तो ज्यादा स्पीड हो जाएगी। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग द करंट इन द कॉइल, अगर आप करंट भी इंक्रीज कर रहे हैं तब भी जो है आपकी मोटर की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। थर्ड चीज आती है इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, के मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है आप उसको भी इंक्रीज कर लें। कैसे करेंगे वो मैंने बताया कि आप फील्ड कॉइल यूज कर लें, बजाय इसके कि आप इन परमानेंट मैग्नेट्स को यूज करें, आप फील्ड कॉइल यूज कर लें। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, कि कॉइल का एरिया इंक्रीज करने से भी स्पीड इंक्रीज होती जाती है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि बजाय इसके कि आप ये छोटी सी कॉइल ले रहे हैं, आप बड़ी सी कॉइल लें, ज्यादा एरिया वाली कॉइल लेंगे तो ज्यादा फोर्स लगेगी। तो ये 4 तरीके हैं। ये एक अलग से शॉर्ट पूछा जाता है पेपर में कि हाउ टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द मोटर, या हाउ
हाउ टू इंक्रीज द फोर्स ऑन द कॉइल। तो कुछ भी पूछे आप इस तरीके से उनको चारों पॉइंट लिख देंगे तो आपकी बात पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट इसकी वर्किंग और स्ट्रक्चर को हमने देख लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डीसी मोटर की समझ आई होगी कि ये काम कैसे करती है। मजीद अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर भी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।